नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शॉर्ट इंडिया चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 पे आपका अच्छा खासा सपोर्ट रहा और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा और सपोर्ट बढ़ाते रहिएगा। तो दोस्तों लीजिए, हाजिर है आपका लेक्चर 2, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं नीट और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के साथ एट पार, जहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जा रहा है। आप शॉर्ट इंडिया को सभी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ये जो लिंक हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। और एक बहुत खुशखबरी की बात मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट इंडिया ने शुरू की हैं पर्सनलाइज्ड क्लासेस एट ऑन टीचमेंट ऐप। टीचमेंट ऐप पर क्लासेस शुरू की हैं हमने माहिरा क्लासेस के नाम से। तो वो क्लासेस आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से पर्सनली पढ़ाऊँ और आपको नोट्स चाहिए पर्सनली, और आप चाहते हैं कि हम आपको इवेल्युएट भी करें और पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए क्लास 11 के लिए, तो आप हमें mahiraclasses.teachment.in पर आकर संपर्क कर सकते हैं और फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्वेरी की थी, लास्ट लेक्चर में क्विज़ दिया था हमने। तो हमने आपसे पूछा था कि होम्योस्टैसिस होता क्या है, और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस हमारी जो बॉडी की टेंडेंसी है इसे एक स्टेबल और एक रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की। हमारी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो बहुत डायनामिक होता है और उसकी वजह से डिपेंड करती है हमारे इंटरनल कंडीशन, इंटरनल एनवायरनमेंट भी। मगर हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करना चाहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर चल देते तो हम थोड़ा फीवरिश हो जाते हैं। अगर ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत फीवर है। और इसके ऊपर अगर चल देता है 100, 101 और 102 इसके आसपास जाता है तो बहुत ज़्यादा फीवर माना जाता है। मगर हमारी बॉडी हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहती है। इसकी वजह से कभी कभी हमें गर्मी लगती है। जब हम ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, तो हमें गर्मी लगने लगती है और हमें स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है। तो पसीना आने का कारण यही है कि जहाँ पर भी जिन बॉडी पार्ट्स का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वहाँ पर फैक्टर है, तो वहाँ पर हमारी बॉडी वाटर को भेज देती है। वाटर स्किन पे आके वहाँ पे बाहर निकलने लगता है और वहाँ से जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है उसको लेकर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उस बॉडी पार्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। ऐसा आप अक्सर महसूस भी कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी लगे अगली बार और पसीना आए तो जहाँ पे पसीना आया वहाँ छू के देखना, आपको वहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो हाई टेम्परेचर था वो ले लिया है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए। तो यही एक कंडीशन है कि एनवायरमेंटल, यही एक टेंडेंसी हमारी बॉडी की जिसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका आंसर कौन देगा, तो 2 बच्चों ने आंसर दिया है जो मुझे पर्सनली जानते थे। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है। एक बच्चे ने इसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखा था, बट आई थिंक उनको कुछ अपने कमेंट पे डाउट हुआ तो उन्होंने डिलीट कर दिया। मगर दोनों का आंसर सही था तो उन दोनों के नाम में आपके सामने ले गया। तो पहला नाम है शेख सोनाली एंड दूसरा नाम है शिखर श्रीवास्तव। शिखर श्रीवास्तव एंड शेख सोनाली, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि हम अब टीचमेंट ऐप पर भी अवेलेबल हैं। तो टीचमेंट ऐप पर आप हमें माहिरा क्लासेस के नाम से फाउंड कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये थोड़ी सी मेरी डिटेल है, आई वुड पर्सनली आई डोंट लाइक टू रीड इट, तो आप लोग को अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट, जिनकी वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि आज मैं जैसा भी टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की बदौलत हूँ। मैं गुड स्टूडेंट्स मेक अ ग्रेट टीचर। तो आज मैं जैसा भी टीचर बना हूँ, आप लोग अच्छा है बुरा है जैसा भी मानते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट मी आपको दिखेगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आप अपनी क्वेरी वहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आपको फ्री डेमो क्लास अवेल करनी है 11th की, तो हम आपके
फ्री क्लास अवेलेबल करा देंगे। और उसके मैं फीचर्स आपको पहले से बता देता हूँ कि आप पर्सनली मेरे से पढ़ेंगे, पर्सनली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं वॉइस के साथ, इवन यू कैन ओपन योर वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड वहाँ पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे रेगुलरली, और जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड क्लासेस आप बाद में भी देख सकते हैं जब तक आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड रहेंगे। ओके, अगर आपने पूरा कोर्स लिया है तो थ्रू आउट द ईयर आपको वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, आप उनको कभी भी देख सकते हैं और मेरा पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगा। आप वहाँ पर मेरे से चैट भी कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, और एक फिक्स टाइम टेबल के अंदर आप पढ़ेंगे, और वीकली असेसमेंट भी होगा जहाँ हम आपका टेस्ट लेंगे। साथ ही साथ हम नीट की तैयारी भी करा रहे हैं सीबीएसई के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो सीबीएसई और नीट को साथ में जोड़ने की मेरी कोशिश रहती है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे हम नीट की जो टेस्ट सीरीज़ है, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे, और जो न्यू क्वेश्चंस हैं नीट के लेवल के वो भी हम सॉल्व करेंगे, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करके देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, माहिरा क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन द क्लास नाउ। जो अभी तक हमने पढ़ाई करी थी उसमें हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, अल्फा, बीटा और ओमेगा टैक्सोनॉमी को देख लिया था। अब हमें समझना है फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। एक्सक्यूज मी। सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का करना है, इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ द सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपनी इन आँखों की मदद से देख सकते हैं, छू के सेंस ऑर्गन का यूज़ कर सकते हैं, वो सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। मतलब जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, स्पेशली हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अपने आइज़ का यूज़ करते हैं, अपने स्किन का टच का यूज़ करते हैं, और स्मेल का यूज़ भी कर सकते हैं, टेस्ट का भी कर सकते हैं, नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये इसके बेसिस पे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, ये क्लासिफिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन इज डन टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी ऑर्गेनिज्म की एक सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें उसकी क्या पोजीशन रहेगी, उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई वो प्लांट है तो किस तरह का प्लांट है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, या एनिमल है तो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसमें भी भाई और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और भी ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी लोअर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है जिससे उसको एक एग्जैक्ट पोजीशन और प्लेस दिया जा सके, जो सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कमेंट सेक्शन के बाद जो अभी नेक्स्ट क्लास जो आएगी, मैं उसमें आपके नाम लेके आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा वहीं पे। हाँ, वीकली 2-4 दिन में नई वीडियो आ ही जाती है, मेरी कोशिश रहेगी तो उन्हीं दौरान के मैं वीडियो ले पाऊँगा, क्वेरीज़ ले पाऊँगा अपने वीडियो में, जो टाइमली आ जाएंगी नेक्स्ट वीडियो बनने से पहले। उसके बाद में जो क्वेरीज आएंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। नॉमेनक्लेचर क्या है? हम सबका नामकरण हुआ है, हम सबको एक नेम दिया गया है जिसकी वजह से नाम से आप जाना है। मैं हिमांशु हूँ और आपके जो नाम है उनसे आप जाने जाते हैं। सो ये एक प्रोसेस है गिविंग द साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसी का ये प्रोसेस है। अगर इस वर्ड को ही हम ब्रेक करें तो ये जो नोमेन वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा नेम। ये नोमेन वर्ड का मतलब हो जाएगा नेम, और क्लेचर जो वर्ड आया है दैट केम फ्रॉम क्लेयर, इसका मतलब है कॉल, यानी किस नाम से बुलाया जाए। तो वही जो प्रोसेस है कि इन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले क्या कंपोनेंट्स हुए टैक्सोनॉमी के? क्लासिफिकेशन की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखी जाएंगी, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको एक नाम दिया जाएगा। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हो गए टैक्सोनॉमी के। आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू दीज क्वेश्चन। ओके, अभी है क्विज टाइम अगेन। तो दिस इज द क्विज फॉर यू। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था
डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। तो वो वीडियो आपको देखना है और मुझे सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में आपको डिफरेंस बताना है कमेंट सेक्शन में हियर। जो लोग बताएंगे अगले वीडियो में उनका नाम, उनकी आईडी के मतलब जो भी नाम आपका आएगा कमेंट सेक्शन में उसके नाम से बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका एग्जैक्ट नेम आए तो कमेंट्स के बाद अपना नाम मेंशन कर सकते हैं आप, अपना जो इस प्लेस है वो मेंशन कर सकते हैं और अपने स्कूल का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो हम सब यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। चलिए, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नॉमेनक्लेचर क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है और कैसे नेमिंग करी जाती है। सो नॉमेनक्लेचर क्या है? जनरली द प्रोसेस और द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम टू ऑर्गेनिज्म। जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने का प्रोसेस है उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में यहाँ बता दिया गया है कि भाई ये दिस इज अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम टू द ऑर्गेनिज्म, बट इट्स टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स ही यूज होने, तो दैट इज द रीजन। ओके, ओके, सो दिस नॉमेनक्लेचर जो है ऑर्गेनिज्म का, जो नॉमेनक्लेचर है इट इज ऑफ बाइनोमियल नेचर। ओके, इसीलिए वजह से इसको बाइनोमियल नेचर कहते, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल यानी टू नेम्स। बाइनोमियल का जो मीनिंग है दैट इज टू नेम, दो नाम है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम रखे जाएंगे, मतलब इट इज अ सेट ऑफ टू नेम्स। इट इज अ सेट ऑफ टू नेम्स। जैसे मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, ओके, या समटाइम आई यूज राजवंशी टर्म सो एज अ सरनेम, सो माई नेम इज हिमांशु राजवंशी और हिमांशु गुप्ता, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस नाम से आप मुझे बुला सकते हैं। तो दो नेम हो गए हमारे, एक मेरा नेम है, एक मेरा सर नेम है जो मेरी फैमिली यूज करती है। ऐसे ही दो नेम थ्योरी, टू नेम थ्योरी दी गई है ऑर्गेनिज्म के लिए, इसी को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस भाई साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इनका नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे। ओके, इसमें हर स्पीसीज को, कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है उसको दो नाम दिए जाएंगे। दे विल बी गिवन टू नेम्स। ओके, जो फर्स्ट नेम होगा इट विल बी द जेनरिक नेम। जो पहला नाम है वो हमेशा जेनरिक ही होगा। ओके, एंड इट इज रिटन विद कैपिटल लेटर। ओके, तो फर्स्ट नेम को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इट विल बी द नेम ऑफ द जीनस। ये जो नेम होगा वो उसके जीनस का होगा। जेनरिक नेम जो है वो उसके जीनस का होगा जिसको वो स्पीसीज बिलोंग कर रही है। ओके, तो जिस जीनस को स्पीसीज बिलोंग करती है तो जीनस का नाम सबसे पहले आएगा। सेकंड नेम विल बी ऑफ स्पेसिफिक नेम, यानी स्पीसीज का नेम होगा, दैट इज समटाइम्स कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज का नाम होगा, तो सेकंड नेम विल बी द नेम ऑफ द स्पीसीज। फर्स्ट नेम जीनस का, सेकंड नेम स्पीसीज का। जीनस का नेम का जो वर्ड शुरू होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल। तो साइंटिफिक नेम्स जो भी हम लिखते हैं दे आर बेसिकली रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स यानी थोड़ा सा तिरछे लिखे जाते हैं, जो इटैलिक लैंग्वेज होती है। अगर आप वर्ड MS वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें वर्ड को, जो भी आपने लेटर लिखा है, वर्ड लिखा है, उसको इटैलिक करने का ऑप्शन आता है, तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, उसको इटैलिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको सामने भी दिखाया, दिस इटैलिक इज ऑलरेडी रिटन इन द इटैलिक्स। ओके, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं किसी का नाम, सो वी विल अंडरलाइन इट। अब हम नोटबुक में इटैलिक्स सभी के लिए पॉसिबल नहीं है लिखना, वो नोटबुक तिरछी करके। और मतलब आई ऑल्सो ट्राइड इट व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 11th क्लास, बट कभी कभी मैं सक्सेसफुल हुआ, मगर इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो वाई टू गो फॉर दैट यू व्हेन। तो इसलिए एक रूल बना दिया कि हैंड रिटन जब भी आप लिख रहे हैं इन हैंड रिटन यू विल अंडरलाइन द नेम। ओके, सो जैसे मैंगीफेरा इंडिका, अब इसका नाम हमने लिखा है, साइंटिफिक नेम है मैंगो का, तो हमें इसको अंडरलाइन करना है। ओके, अब ये जो नेम्स है, जैसे मैंने आपको एक सामने एग्जांपल ही ले लिया मैंगीफेरा इंडिका का, मैंने मैंगो का ही नाम ले लिया आपके सामने। सो कि अब ये मैंगीफेरा इंडिका कहाँ से, मतलब क्या लैंग्वेज है? दीज वर्ड्स आर ओरिजिनली टेकन फ्रॉम टू लैंग्वेजेस, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। ठीक है, अब या तो लैटिन से लिए गए हैं या ग्रीक से लिए गए हैं। अब लैटिन जो लैंग्वेज है वो डेड हो गई है, अब उसमें कोई अपडेशन नहीं है, कोई नए वर्ड्स उसमें जुड़ नहीं रहे हैं, तो ना ये चेंज होने वाली है। ठीक है, ना इसकी स्पेलिंग चेंज होने वाली है, तो इनके बेसिस पे ही नाम लिए गए। तो अब कैसे हो रहा है, अगर नई स्पीसीज आ रही है तो उनका क्या है, तो हम इन्हीं से ही ड्राइव करने की कोशिश करते हैं उन नेम्स को। ओके, या तो हम क्या करते हैं कि लैटिन नेम में अगर उसका कोई वर्ड है अवेलेबल उसके लिए,
तो हम लैटिन नेम ले लेते हैं, अदरवाइज हम उस वर्ड को लैटिनाइज्ड कर देते हैं, है ना, जैसे हम चीज़ों को इंडियनाइज कर देते हैं, तो ऐसे ही लैटिनाइज हो गया है। अभी तो कोरोना वायरस का भी इंडियन वेरिएंट आ गया है तो हमने हर चीज़ का इंडियनाइजेशन करा है, हमने इंग्लिश का भी इंडियनाइजेशन करा है, उसको इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो अपना लेवल पे हमने उसको कर दिया है। अभी इंग्लिश में भी बहुत सारी बंगाली लोग अपनी भाषा में इंग्लिश और बंगाली बोलते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। ऐसे ही साउथ के लोग इंग्लिश और अपनी जो मदर टंग है उसको अच्छे से बोलते हैं। सो मराठी लोग जो लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, मराठी लैंग्वेज, उसके साथ इंग्लिश को मिक्स करके अच्छे से बोल देते हैं। ओके, सो हमने जो इंडियनाइजेशन किया है, ऐसे ही लैटिनाइजेशन किया जाता है जब अगर नए वर्ड्स नहीं मिलते हैं किसी न्यू स्पीसीज के लिए। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अगर आप ये लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। देवर 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अभी हमें कोड्स देखने हैं, नोमेनक्लेचर के क्या कोड्स हैं। ओके, सो देयर 1 2 3 4 5 5 कोड हैं, पाँचों के पाँचों हमें समझने हैं। ये कभी कभी नीट एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं, और अभी इनके चांसेस ज़्यादा है कि इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, बिकॉज एमसीक्यू ज़्यादा बेस्ड पेपर हो सकता है ज़्यादा, जैसे ज़्यादा फ्यूचर में अगर ये सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो हमें यहाँ फोकस करना है, और नीट के लिए तो हमें इन पे फोकस करना ही है। ओके, सो फर्स्ट वन इज आईसीबीएन। अब आईसीबीएन क्या है? दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आ रहा है तो किससे रिलेटेड हो गया? प्लांट से। प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं तो एक आईसीबीएन एक कोड है जिसमें बॉटनी यानी प्लांट्स के नेम है। ओके, नेक्स्ट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जूलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? दैट इज रिलेटेड टू लॉजिकल, रिलेटेड टू एनिमल्स, ये एनिमल से रिलेटेड। ओके, देन ICBECN, ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी बैक्टीरिया के नेम्स की कोडिंग कैसे होनी है, बैक्टीरिया के नेम्स कैसे कैसे हैं, वो सब इसमें है। ओके, देन ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। तो वायरस से तो हम अभी सभी दुखी हैं, तो इस जो वायरस के जो नेमिंग है उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, उसमें कैसे क्या क्या नाम्स हैं वायरसेस के, वो सब ICVN में दिए हुए हैं। देन ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। जो प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है प्लांटेशन के लिए, फूड के लिए, दैट इज नोन एज ICNCP, that is cultivated plants. Okay, so these are 5 codes of nomenclature. We have already done it. Okay, you can note it down. Okay, now we are going for the taxonomical hierarchy. Taxonomical hierarchy हम समझने वाले हैं। ये एक pyramid है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो और ये इजीली आपको मिल जाएगा, बुक्स में भी मिलेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ समझने से मतलब रखना है। आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? इसको भी लीनियस ने ही पहले इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिकल लेवल। तो जितने भी टैक्सोनॉमिक लेवल हैं, ऑर्गेनिज्म के लेवल्स हैं, उनको अरेंज किया गया है, और वन अबव द अनदर इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें एक के ऊपर जो नीचे वाले के ऊपर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ओके, आर यू गेटिंग इट? देखो, किंगडम, किंगडम के फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे। अब हायरार्की क्या है? हायरार्की एक ऑर्डर है, जैसे हम अपने स्कूल में भी हैं या कहीं पे जॉब करते हैं या घर में भी एक हायरार्की होता है कि दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, मम्मी जी, ये सब, और फिर बच्चे, है ना। तो ये एक हायरार्की चलती है। ऐसे ही अगर आप स्कूल में देखें तो देयर इज़ अ प्रिंसिपल, देयर आर टीचर्स, देन देयर आर स्टूडेंट्स। तो इस लेवल की हायरार्की होती है। ओके, तो हायरार्की यहाँ पर इंडिकेट करती है वेरियस किनशिप की, भाई आपस में किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है दे आर लिविंग टुगेदर। ओके, उनके रिलेशनशिप क्या है एक फैमिली के अंदर। तो वो जो फैमिलीज़ हैं उनका लेवल बताता है हायरार्की। ओके, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम द लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक। लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक पे सिमिलर कैरेक्टर के जो सिमिलरिटी है कैरेक्टर की, वो डिक्रीज होती है। एक स्पीसीज में वही होंगे, वही कैरेक्टर, वही ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके सारे कैरेक्टर आपस में मिल रहे होंगे, मेजॉरिटी।
उसके बाद जीनस में जाओगे तो जीनस में कुछ कम कैरेक्टर्स मिलेंगे क्योंकि जीनस थोड़ा सा वाइड हो गया। जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी, तो अलग अलग स्पीसीज होंगी। ऐसे ही फिर एक फैमिली हो गई, तो एक फैमिली के अंदर कैरेक्टर्स फिर कम मैच होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जीनस के ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया है। ऐसे फिर ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद फिर यहाँ पे क्लास हो गई, क्लास के बाद यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एनिमल किंगडम का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ओके, अब आप मेरे को एक क्विज और दे रहा हूँ, आपको मेरे को बताना है कि यहाँ पे जो लिखा है वल्पिस, ये किस ऑर्गेनिज्म का नेम है। कमेंट सेक्शन में बताओ अभी। तो ये एनिमल किंगडम में हम चल रहे हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी इट कम्स अंडर मैमिलिया ग्रुप। अंडर मैमिलिया इट इज़ कार्निवोर, कार्निवोर है, ठीक है। कार्निवोर के बाद इट इज़ कैनिडे, कैनिडे के बाद इट इज़ वल्पिस, और जीनस और स्पीसीज का सेम है। तो नाउ यू विल टेल मी कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ पर लिया है, इसका नाम मेरे को आप बताएंगे और आपका नाम अगली वीडियो में। ओके, तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में फिर से समझाया तो लिनियसनेस को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और ये अरेंजमेंट है वेरियस टेक्सोनॉमिकल लेवल्स का, ठीक है, जो एक के बाद जो एक है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे किंगडम से हम शुरू करेंगे तो किंगडम के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया फाइलम का, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो सबसे नीचे इसमें स्पीसीज है, और जो सबसे नीचे होती है उनमें मेजॉरिटी कैरेक्टर मैच होते हैं। ओके, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे सिमिलैरिटी ऑफ द कैरेक्टर विल डिक्रीज, लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक पे वो डिक्रीज करती है, ठीक है। So I hope it is clear to you people. Okay. So इस टेक्सोनॉमिकल पोजीशन को बनाने के लिए किसी भी स्पीसीज के वी नीड सम इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑल्सो। ओके, हमें बहुत जब प्रिसाइज होना पड़ता है, जब हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो आपको इंटरमीडिएट कैटेगरीज में मिलेंगी, लाइक सब डिविजन्स, you will get subdivisions, you will get super orders। ओके, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी हैं। अब आपको ये दिखेगी कि कहाँ पे आएंगी ये, और सुपर ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर्स। ओके, इनको बाद में ऐड किया गया था, लीनियस के बाद में इनको ऐड किया गया था क्योंकि हमको कुछ डिफरेंसेस मिले इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो सब डिवीज़न और सुपर ऑर्डर और सब ऑर्डर्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़े और उनको अब ऐड कर दिया गया है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में। अगर आप इस फील्ड में जाएंगे जहाँ पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। आप बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल पे बायोलॉजी पढ़ेंगे तब भी आपको ये आराम से करना को मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा क्योंकि खुद भी करना है। ओके, तो ये जो ईच कैटेगरी है तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की, दे आर रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक रैंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और ये जो रैंक होती है इसके लिए कॉमनली जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ यूज टैक्सॉन। ओके, टैक्सॉन और समटाइम्स टैक्सा। ओके, जैसे टैक्सॉन ब्रायोफाइटा बिलोंग्स टू द कैटेगरी डिवीजन। ओके, ब्रायोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है, जबकि जिया मेयस दैट्स बिलोंग टू द स्पीसीज। ओके, तो जिया मायस यहाँ पे जो टैक्सॉन है वो स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है, यानी इसको, जबकि मैंने ब्रायोफाइटा जब बात की, सो ब्रायोफाइटा, दिस टैक्सॉन ब्रायोफाइटा बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन तो सर आपने यहाँ लिखा ही नहीं है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे डिवीजन कहाँ आएगा? ओके, सो कैन एनीबडी टेल मी डिवीजन? और ओके, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है डिवीजन और एनिमल के लिए यूज किया जाता है फाइलम। ओके, सो इस ये भी हमें ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पिछली बार क्लास 11th में इसको डिलीट करना पड़ गया था क्योंकि कोरोना हुआ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया,
और वी वर नॉट रेडी फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो. आई एम नॉट टॉकिंग पर्सनली अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स. तो कुछ सिलेबस को कम भी करना पड़ा, बट अभी सिलेबस शुरू से ही चल रहा है एंड वी ऑल्सो नो हाउ टू हैव द ऑनलाइन एजुकेशन. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें पढ़ने हैं. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेरे को बताइए आप. यानी हमें क्लासिफिकेशन में जो हेल्प करते हैं वही हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स. अभी 5 तरह के हैं. टैक्सोनॉमिकल कीज हो गई, बॉटनिकल गार्डन हो गए, म्यूजियम हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए और हर्बेरियम हो गए. तो टैक्सोनॉमिकल कीज हम देखेंगे क्योंकि यहाँ इनसे तो कुछ हमें समझ में आ रहा है, बट ये टैक्सोनॉमिकल कीज क्या है भैया. तो टैक्सोनॉमिकल कीज क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आर्टिफिशियल, ये व्हाट इज दिस इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस. आर्टिफिशियली यानी हम खुद कर रहे हैं, भाई हम ही तो कर रहे हैं, नेचर ने तो किया नहीं है ऐसा, नेचर ने उस पर लेबल लगा के थोड़ी भेजा है. तो आर्टिफिशियल एनालिसिस है, तो आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस है ये. इट इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस for having the list of statements, ठीक है, जो हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. तो टैक्सोनॉमिकल कीज क्या है, आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें लिस्ट होती है स्टेटमेंट की, विच हेल्प हो गया, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस बनाएगा, जिसमें एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होती है और उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं. आपको एग्जांपल मैं जब दूंगा बहुत अच्छे समझ में आएगा. उसी को टैक्सोनॉमिकल कीज कहा जाता है. यूजुअली ये दो जो स्टेटमेंट है, हमने एक टर्म यूज की यहाँ पे, स्टेटमेंट्स इन स्टेटमेंट्स को लीड कहा जाता है. ओके, और ये कभी भी स्टेटमेंट किसी भी एक क्वालिटी के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है. सो जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, दे आर कॉल्ड कपलेट. ठीक है, कपलेट का मतलब है 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स. ओके, तो स्टेटमेंट है यानी एक कपलेट के अंदर 2 लीड होंगी. 1 कपलेट विल हैव 2 लीड्स. यानी 2 लीड्स का मतलब है 2 स्टेटमेंट, वो भी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसको मैं क्लियर कर दूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए. तो मेरे को प्लीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि स्पेस कम है मेरे पास. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें भाई कोई ऑर्गेनिज्म मिला, तो हमने टैक्सोनॉमिकल कीज निकाली. तो हमारे पास जो पहला कपलेट है उसमें दिया गया है यूनिसेल्यूलर, और जो पहले कपलेट है और उसके अंदर एक और लीड है, दैट इज मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. अगर ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है यूनिसेल्यूलर है, तो उस पर लिखा है गो टू 2, यानी गो टू कपलेट 2. ओके, सेकंड नंबर कपलेट पे जाना. ये फर्स्ट नंबर कपलेट है, ये एक ही है, इसमें 2 लीड है. ओके, और अगर मल्टीसेल्यूलर मिला है तो इस पर लिखा है गो टू कपलेट 3. एग्जाम्पल आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में कभी कभी मिलता नहीं है. अगर आपको पता है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है. ओके, और अब यहाँ पे सेकंड कपलेट लिखा हुआ है. तो सेकंड कपलेट में लिखा हुआ है न्यूक्लियस प्रेजेंट, और दूसरे में लिखा हुआ है न्यूक्लियस एब्सेंट. ये दूसरा कपलेट है जिसमें भी 2 लीड है. देखो, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर कॉन्ट्रास्टिंग, न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस एब्सेंट है कॉन्ट्रास्टिंग है. ठीक है, अब इनके सामने भी कुछ लिखा होगा. अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है
तो वो प्रोटिस्टा हो सकता है। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो मोनेरा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जहाँ जब हमने ऑर्गेनिज्म देखा, शुरू से बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनिज्म मेरे पास आया, मेरे को इसको आइडेंटिफाई करना है, टैग्स इसको क्योंकि कैटेगराइज करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो पहले मैंने देखा कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। भाई मेरे को वो यूनिसेलुलर मिला, तो मैंने फिर उसमें दूसरी चीज़ देखी, मैं कपलेट 2 पे गया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। न्यूक्लियस प्रेजेंट था तो उसको मैं प्रोटिस्टा मानूंगा, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मैं उसको मोनेरा मानूंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिसेलुलर था। अगर अब वो मल्टी सेलुलर था तो हमें जाना है कपलेट 3 पे। सो कपलेट 3 हो गया यहाँ पर। ओके, तो कपलेट 3 में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। सबसे पहले कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मल्टी सेलुलर है तो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मूव कर रहा है, मोटाइल है, तो वो एनिमल है। और मूव नहीं कर रहा है सो इट कैन बी फंजाई। मूव नहीं कर रहा है तो इट कैन बी फंजाई। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। ओके, एनिमल है तो फिर हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि फिर उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे तो उसमें भी कपलेट्स आएंगे। तो दिस इज़ हाउ द टैक्सोनॉमिकल कीज वर्क। बेसिकली दीज आर द स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट एज ए की हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में और फिर उसको क्लासीफाई करने में। ओके, इसमें 2 सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स को लीड बोलते हैं, और क्योंकि वो 2 सेट लीड है तो उसको एज ए कपलेट बोलेंगे। ओके, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस टैक्सोनॉमिकल कीज। ओके, बाकी सारे बहुत आसान है। टैक्सोनॉमिकल कीज तो हमने कर लिया। बाकी में अब बॉटनिकल गार्डन है। तो बॉटनिकल गार्डन है क्या? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, और जो रेफरेंस के लिए लिया गया है, व्हाट इज दिस? दिस इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ठीक है, अब बहुत सारी जगह पे नहीं है। मैं रांची में था तो वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन था, तो वहाँ क्योंकि रांची में भी बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है बिकॉज ऑफ द मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो वहाँ पे अच्छे से प्लांटेशन वगैरह और एनिमल वगैरह है। तो प्लांटेशन वहाँ बहुत अच्छा है, एनिमल तो इतने ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ मतलब दूसरे टाइप के एनिमल हैं, सांप वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और बहुत सारे अदर एनिमल भी मिल जाते हैं। सो वहाँ पे लिविंग प्लांट्स का लिए एक गार्डन बनाया हुआ, इसको बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, और ये रेफरेंस के लिए बनाया जाता है। ओके, हालांकि लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन अभी भी इंग्लैंड में है। ओके, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इज इंग्लैंड। उसका नाम है क्यू गार्डन दैट इज इन इंग्लैंड। ओके, तो बॉटनिकल गार्डन इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, जो हम रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमें स्टडी करनी है उसके लिए हमने बनाया, जिससे हम रेफर कर सकते हैं प्लांट्स को। ओके, और इससे कलेक्शन भी होता है तो हमें पता है कि किस किस तरह के प्लांट्स नेचर में अवेलेबल है। ओके, देन वी नीड टू मूव टू नेक्स्ट, म्यूजियम। तो म्यूजियम अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, सब चलता है। तो म्यूजियम वो प्लेस है जहाँ पे स्टोर किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है और एग्जीबिशन किया जाता है नेचुरल हिस्ट्री का, आर्ट का, ऑब्जेक्ट्स का, नेचुरल एंटीक्स का। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए म्यूजियम होता है, जिसमें साइंस म्यूजियम है तो साइंस की पुरानी सारी चीज़ें उसमें रिप्रेजेंट की गई हैं, एग्जीबिशन लगाई गई है। कुछ उसमें चीज़ें रियल भी होंगी, कुछ उसमें आर्टिफिशियली मेड भी होंगी। ऐसे ही आर्ट्स की भी एग्जीबिशन होती है। तो म्यूजियम वो प्लेस है जहाँ पे चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है और एग्जिबिट करने के लिए और लोगों को नॉलेज और अवेयर कराने के लिए बनाया जाता है। ओके, देन हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल अभी आप 11th क्लास में आए हो, बनानी ही पड़ेगी, और हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ बनानी है। अभी पिछले साल तो थोड़ी सी समस्या है कि ये चीज़ें ज़्यादातर स्कूल नहीं करा पाया है, हर्बेरियम फाइल नहीं बनवा पाया, क्योंकि घूम घूम के प्लांट्स लाने होते हैं। हालांकि उसमें भी बच्चे चोर बाजारी करते हैं, मार्केट से बनी बनाए हर्बेरियम फाइल ला के टीचर को चिपका देते हैं। तो सब कुछ चलता है, मगर हमने इसको खुद से बनाया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इसको बनाने में बहुत मुसीबत भी उठाई है, क्योंकि जगह जगह जाके प्लांट्स को कलेक्ट करना पड़ा था। और यूपी में हूँ और उस एरिया में हूँ जहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से ग्रो होती हैं, ज़्यादातर प्लांट्स हमें मिल गए थे, तो हमने उनसे ही हर्बेरियम फाइल बना दी थी। चॉइस होती है कि किस फैमिली के आप प्लांट्स ले सकते हैं, वही लगाने हैं। तो हर्बेरियम क्या है? इट्स अ कलेक्शन, व्हाट इज दिस? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जिनको हमने सुखा दिया है, ड्राई कर दिया है, जिसको हमने प्रेस किया है, यू नो,
फाइल को पहले उसको पहले सुखाते थे हम धूप में, उसको चिपका के उसको दबा के रख देते जिससे वो पिचक जाए अच्छे से, है ना। मतलब मेरा बेड था, उसके नीचे गद्दा था, उसके नीचे दबा के हम लोग ऐसे सो जाते थे, गत्ते वत्ते लगा के और न्यूज़पेपर लगा के, और फिर उसको उसमें लगाते थे। और शीट्स पे फिर उसको लगाना होता है और फिर वो फाइल में पूरा अच्छे से करके अरेंज करना पड़ता है। तो ये मेन सोर्स है आज भी, प्लांट्स के लिए मेन सोर्स है आज भी, जो डेटा कलेक्ट किया था टैक्सोनॉमी के लिए। ओके, तो लार्जेस्ट जो हर्बेरियम फाइल अभी भी रखी हुई है दैट इज़ इन फ्रांस। तो जा तो पाएंगे नहीं हम, और जिस तरीके से हिसाब किताब चालू है, वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं लग रही हैं अभी, है ना। तो कोरोना चल ही रहा है, तो एक साइक्लोन आ गया है अभी तोत के, और पता नहीं क्या क्या आएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद अभी क्या हम बचेंगे नहीं बचेंगे वो भी सोचने वाली बात है, मगर मैं आपको सजेशन दूंगा सोचो मत, जो होगा यार देखा जाएगा, है ना। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है ना। तो टेंशन लेना नहीं है, जियो बस, आज में जियो, कल पता नहीं क्या होने वाला। तो फ्रांस में रखा हुआ है एक सबसे बड़ी हर्बेरियम आज भी, तो उसमें अगर कभी फ्रांस जाने का मौका मिले तो उसको ज़रूर देखना आप लोग, है ना। लास्ट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है? ये वो एनक्लोज्ड एरिया है, गवर्नमेंट ही बनाती है इनको, एनक्लोज्ड एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। एनिमल को पिंजरे में ना डाल के एक बहुत बड़ा एरिया लेके उसको चारों तरफा से बड़ी बड़ी चार दीवारी करके प्रोटेक्ट करके वहाँ पे एनिमल्स को नेचुरली छोड़ दिया गया है, जिससे हम एनिमल यानी जो स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी स्टडी कर सके, ठीक है, और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर सकें। इसका दो ही पर्पज़ है, स्टडी एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि हमें इनको बचाना है। अभी तो सुना है हैदराबाद में शेरों को भी कोरोना हो गया है, तो पता नहीं अब क्या होगा। अभी आज मैं देख रहा था, लल्लन टॉप वाले बता रहे थे कि बंदरों को भी कोरोना हो गया, 20 बंदरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सो काफ़ी स्थिति खराब होने वाली है। बट अगेन मैं कहूँगा डरना नहीं, तुम लोग कहोगे यार सर इतने बार बार तो ऐसा बोल रहे हो, डरा रहे हो, फिर से कह रहे हो डरना नहीं डरना नहीं। मतलब अब क्या है, जूलॉजी पढ़ाने लगते हैं बायोलॉजी वाले टीचर तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, तो चीज़ों को रिलेट कर जाते हैं एकदम से। ओके, तो वाइल्ड एनिमल्स की स्टडी और उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एनक्लोज एरिया बनाया जाता है। इनमें फूड हैबिट भी देखे, तो ये एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ XC2 कंजर्वेशन। टेक्निकली उसको उसके जंगल यानी जो नेचुरल हैबिटाट था उससे निकाल के हमने एक ऐसा नेचुरल हैबिटाट आर्टिफिशियली क्रिएट किया, एनक्लोज्ड एरिया में कर दिया, कि अब वो उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ऐसे एनिमल जो इन पे खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, उनको रखा जाता है। उनके लिए वहाँ पे फ्लोरा फौना सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है, और फिर उनकी स्टडी की जाती है और कैटलॉग मेंटेन की जाती है। कैटलॉग में क्या होता है कि भाई एनिमल है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसके साइंटिफिक नेम से लेके जो जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सब होगा। तो ये भी जूलॉजिकल पार्क से भी हम, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड। तो जूलॉजिकल पार्क हम अपने लेवल पे बना नहीं सकते, हम अपने लेवल पे दो ही चीज़ें बना सकते हैं। हम टैक्सोनॉमिकल कीज़ दे आर इजीली अवेलेबल, हर्बेरियम मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को प्लांटेशन में दिलचस्पी है तो छोटा मोटा बॉटनिकल किचन गार्डन बना सकते हो। अगर हाँ थोड़े से पैसे वाले हो आप, तो अच्छे से भैया खूब बाग वाग लगाओ, बॉटनिकल गार्डन बनाओ अच्छे से, उसमें एक बीच में एक छोटी सी हटिया घर बनाओ और वहीं रहो। और ऐसे आजकल घर बैठ के वैसे कमा सकते हो, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है वीडियोस बनाने की। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली मैं आपको पढ़ाऊँ, ओके, एंड दैट इज़ एट अ वेरी मिनिमल फ़ी, वो आप टीचमेंट ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तो वो टीचमेंट की जो वेबसाइट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने अपनी टीचमेंट की वेबसाइट का, तो वहाँ पर जाकर आप एनरोल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अप्लाई फॉर द डेमो ऑल्सो। आपकी पहली क्लास डेमो की हो जाएगी, वेयर यू विल गेट दीज लेक्चर्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद मी पर्सनली एंड हैव द पर्सनल गाइडेंस। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें जिंदाबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।